नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह अवैध निर्माण, अनियोजित और अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, ये एक तरह से प्रशासनिक तंत्र की मजबूती जरूर प्रदर्शित करता है। लेकिन ये निर्माण इस स्थिति तक क्यों पहुंच जाते हैं कि निर्माण पूरी बिल्डिंग बन जाती है और उसके बाद तोड़ी जाती है, अवैध कॉलोनियाँ बस जाती हैं उसके बाद तोड़ी जाती है? इसमें क्या प्रशासनिक तंत्र की कमजोरी महसूस नहीं हो रही है? और इसमें जो लाखों लोगों के अरबों रुपए अवैध भवनों के निर्माण में, अवैध कॉलोनियों के अंतर्गत प्लॉट खरीदने में आम लोगों के जो फंस जा रहे हैं, आखिर वो भी तो राष्ट्र की और देश की ही पूंजी है। जो पैसा अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के बाद उनका निर्माण ध्वस्त हो जाता है और उनका पैसा डूब जाता है, वो पैसा भी तो राष्ट्र की पूंजी ही है। और वो पूंजी अगर खराब हो रही है तो उस आदमी को दोबारा खड़े होकर अपना मकान बनाना कितना कठिन हो जाएगा। इसके लिए पूरी तरह से प्रशासनिक तंत्र जिम्मेदार है। और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि कुछ हद तक ऐसे छुटभइये नेता या ऐसे प्लॉट या मकान बेचने वाले छुटभइये दलाल जो गलत प्लीड करके आम लोगों को गलत प्रॉपर्टी, अवैध प्रॉपर्टी या बिना नक्शा पास कराए हुए बिल्डिंग, उसके अंदर कोई भाग या पूरा भवन या प्लॉट्स खरीदवा देते हैं, तो इस मिली भगत का नेक्सस सरकार को तोड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का दृष्टिपत्र तैयार कर रही है। तो मैं पूरी तरह इस बात से असहमत हूँ कि अगर प्रदेश के बड़े महानगरों में या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के सीमा से लगे हुए छोटे गांव में अवैध और अनियोजित विकास पर नियंत्रण सरकार नहीं कर पाती है, तो ये विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का जो दृष्टिपत्र है या शासन की जो मंशा है, इसमें सफल होने की संभावना पूरी तरह से मुझे तो व्यक्तिगत रूप से नहीं लग रही है। बाकी अगर आपको लग रही हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि कितना बड़ा निवेश लोगों का है जो इन अवैध कॉलोनियों में होके डूब रहा है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। सरकार को इस पर सख्ती से कुछ कदम उठाने चाहिए। पहले आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, मैं उसका विवरण पढ़ के बताऊंगा अलग अलग महानगरों में क्या स्थिति है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में मैं बात करूंगा कि आखिर इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। दोस्तों, मैं इसी तरह के उपयोगी वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि आगे भविष्य में आने वाले वो लोग जो प्रॉस्पेक्टिव बायर्स हैं प्लॉट्स के या मकान के, वो इस अवैध कॉलोनियों में मकान या प्लॉट खरीदने से बच सकें और उनकी जो गाढ़ी कमाई की पूंजी है वो डूबने से बच सके। अब ये छल, अब ये प्रपंच बंद होना चाहिए। चाहे भले ही उसमें कोई नेता शामिल हो, अधिकारी शामिल हो या लोगों की सूचना तंत्र में कुछ कमी भी हो, जिसको कि सरकार को ही पूरा करना है। सरकार को इस तरह के जगह जगह प्रचार प्रसार के माध्यम अपनाने चाहिए। अब तो एआई का समय है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी कर्मचारी और अधिकारियों को एआई की ट्रेनिंग देने जा रही है। तो क्या ये संभव नहीं है कि इस तरह प्रचार प्रसार किया जाए और इतनी सख्ती रखी जाए कि एक भी आम आदमी का, गरीब आदमी का गाढ़ी कमाई का पैसा अवैध कॉलोनियों में ना फंसने पाए, वो पहले से अवेयर रहे कि यहाँ पे मुझे लेना है या नहीं लेना है। ये तो एक बात है। और दूसरी बात ये भी है कि अवैध कॉलोनियाँ, अवैध निर्माण हो ही क्यों जाते हैं, ऐसी व्यवस्था सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? देश को आज़ाद हुए कितना समय हो गया है, 2047 में इसकी शताब्दी मनाए जाने की तैयारी पूरी चल रही है। विकसित उत्तर प्रदेश का दृष्टिपत्र तैयार हो रहा है। लेकिन अगर आम आदमियों की बड़ी पूंजी इसी तरह डूबती रहेगी तो इस प्रदेश का और इस देश का वो विजन या वो अचीवमेंट पूरा नहीं होगा जो विकसित भारत या विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आवश्यक है। इस तरह की पूंजी डूबने वाली क्रियाओं पे सरकार को चाहे अवेयरनेस बढ़ा के या सख्ती बढ़ा के और नियमों में ढील दे के जरूर खत्म करना चाहिए। ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है कि आम आदमी का पैसा किसी नेक्सस से या सरकार की किसी कमजोरी से डूब जाए। अगर बात करें लखनऊ की, तो ताज़ा मामला लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के पीछे बने 2 मंजिले
हाउसेस का है, रो हाउसेस का, जिनको कि विकास प्राधिकरण ने तोड़ दिया है। आखिर 2 मंजिल तक विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे ये मकान बन गए, तो इन पे कार्रवाई उस स्टेज पे क्यों नहीं हुई जब ये मकान बन रहे थे, और अब इसमें खरीदने वाले लोगों के लाखों करोड़ों रुपए फंस चुके हैं, तब ये स्टेज क्यों आती है? इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है और ये कब बंद होगा? आप अपने स्क्रीन पर चित्र देख ही रहे हैं, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जो अमौसी एयरपोर्ट के पीछे कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है। इसमें निजी बिल्डर द्वारा बनाए गए 21 रो हाउसेस भवनों को जमींदोज कर दिया गया है। करीब 8 घंटे चली इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में 5 जेसीबी व 1 पुकलैंड मशीन की मदद से सभी रो हाउसेस को ध्वस्त किया गया है। तो आप विचार करिए कितना पैसा था जो आम आदमी का डूब गया। अगर विकास प्राधिकरण या सरकार या उस नेक्सस को तोड़ने में सरकार की जागरूकता इतनी रहती कि यथा समय जब ये वन निर्माण होना शुरू हुआ था तब इसको रोक दिया जाता, तो ये पूंजी जो आम लोगों की डूबी है, आम लोगों के साथ जो छल हुआ, ये रोका जा सकता था। आखिर ये जो पैसा डूब गया, ये बर्बाद हो गया, ये भी तो राष्ट्र की पूंजी है, देश के विकास को ये भी तो अवरोध कर रही है। अगर इसी तरह अवरोध होता रहेगा तो ये विजन 2047 कैसे पूरा होगा? अब दूसरा चित्र भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत ही है। लगभग 500 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में अवैध रूप से विकसित की गई बंधन सिटी व कनौजिया सिटी पर बुलडोजर चलाया गया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध और अनियोजित विकास के खिलाफ अब तक की दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई की है इसको ध्वस्त करने में, और इस कार्रवाई में 25 जेसीबी व 2 पुकलैंड मशीनों की मदद ली गई थी। लगातार 11 घंटे तक चली कार्रवाई में सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। इस कॉलोनी के अंदर अवैध विकासकर्ताओं द्वारा स्थल पर विकसित की गई सड़क, नाली, बाउंड्री वाल, बिजली के खंभे, साइट ऑफिस, स्टोर आदि को ध्वस्त कर दिया है। आप विचार कर सकते हैं कि 500 बीघा जमीन को विकसित करने में कितना पैसा लगा होगा और कितनी संख्या में प्लॉट्स इसमें नियोजित किए गए होंगे, और उन प्लॉट्स को खरीदने वाले जो अवैध प्लॉट हैं जिनका लेआउट पास नहीं है, कितनी पूंजी इसमें उन लोगों की फंस गई है। तो वो विभाग जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और उन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तभी हम 2047 विकसित उत्तर प्रदेश या विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अपना भी कुछ सहयोग प्रदान कर पाएंगे। अब आप अपने स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं वो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से संबंधित है। इसमें भी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम मोहम्मदपुर धेंदा, मुरादनगर व असालत नगर क्षेत्र में लगभग 25.5 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया है। और अब मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अवैध निर्माणों और अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की दूसरी फोटो आपको दिखा रहा हूं, जिसमें कि लगभग 15 बीघा जमीन में श्री पवन चौधरी व मोहम्मद इस्लाम द्वारा कुशलिया, डासना, मसूरी, गाजियाबाद में कई अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई का चित्रण किया गया है और कई अवैध निर्माणों का ध्वस्तीकरण भी किया गया है। तो आप विचार कर सकते हैं कि इसमें कितना पैसा डूबा होगा उन लोगों का जिन्होंने प्लॉट लिया है या मकान लिया है और अब उसको ध्वस्त कर दिया गया है। अब जो चित्र आपके सामने है वो चित्र वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है। इसमें भी जौन 2 वार्ड सारनाथ हिरवानपुर में गोपाल यादव द्वारा लगभग 1.791 बीघा में, राजू गुप्ता द्वारा लगभग 1 बीघा में, राजेश पटेल द्वारा लगभग 0.47 बीघा में और अज्ञात द्वारा लगभग 0.796 बीघा में, अज्ञात द्वारा लगभग 3.184 बीघा में, हृदयपुर में बबलू नेता द्वारा लगभग 1.194 बीघा में, साई उदयपुर गजानन तिवारी द्वारा लगभग 0.597 बीघा में। इस प्रकार कुल 12.5 बीघा में की गई अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध प्रवर्तन विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए उसको ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए, विकास प्राधिकरणों द्वारा इनको ध्वस्त कर दिया गया, ये कार्रवाई तो अच्छी है, सख्त है, होनी चाहिए, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये कार्रवाई इतनी विकास हो जाने के बाद क्यों हो रही है, इनिशियल स्टेज में क्यों नहीं होती है, जब कॉलोनियाँ विकसित की जाती हैं या भवन का निर्माण शुरू होता है, जब आम लोगों का पैसा वो फ्रॉड बिल्डर्स, फ्रॉड नेक्सस उनकी आम लोगों की जेब से निकाल के अपनी जेब में ले लेता है, उनको प्लॉट बेच देता है या उनको मकान बेच देता है, उस स्टेज पर ही क्यों ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है? क्या आपको इसके पीछे कोई राज या कोई और चाल दिखाई पड़ती है उस नेक्सस की, या प्राधिकरण के अधिकारियों कर्मचारियों की, या प्रशासनिक तंत्र की? जिसकी भी हो, लेकिन आम लोगों का पैसा नहीं डूबना चाहिए। सरकार को उस पर सख्ती से
निर्देश देते हुए और उचित व्यवस्था बना के कदम उठाने चाहिए। आप देख रहे हैं कि इस समय विकास प्राधिकरणों में बिल्डिंग बायलॉज 2025 लागू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में बिल्डिंग बायलॉज 2025 लागू हो गए हैं। सारी महायोजनाएं GIS बेस्ड बनाई गई हैं, घर बैठे आप उनका लैंड यूज देख सकते हैं। तो जब GIS बेस्ड सारी महायोजनाएं हैं, ऐप भी विकसित की जा रही है जिसमें जियो लोकेशन से आप अवैध निर्माण को ट्रेस कर पाएंगे और उसकी शिकायत कोई भी आदमी कर सकता है। इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी, AI से अब ट्रेनिंग देने का प्रावधान भी सरकार करने जा रही है। इतनी सारी जब टेक्नोलॉजी आपके पास है तो आप ऑफिस में बैठ के ही ये जान सकते हैं कि कहाँ निर्माण शुरू हुआ, उसी समय कार्रवाई कर सकते हैं। फिर भी ये कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, इनके कारणों पर आप भी कुछ कमेंट्स करके मुझे बताइएगा और मैं वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। अंत में मैं कुछ आपको अपने सुझाव दूंगा और कुछ कारणों पर भी चर्चा करूंगा। दोस्तों, ये तो बात हुई विकास प्राधिकरण सीमा के अंतर्गत होने वाले अवैध निर्माणों की। अब बात कर लेते हैं विकास प्राधिकरण या रेगुलेटेड एरियाज के बाहर वो क्षेत्र जो विकास प्राधिकरण की सीमा से लगते हुए हैं या विकास प्राधिकरण की सीमा से थोड़ा दूर भी है, लेकिन वो रोड के किनारे होने से के कारण या कुछ और महत्वपूर्ण उनकी जियो लोकेशन या लोकेशन होने के कारण वहाँ पर सेलेबिलिटी है। इसी तरह रेगुलेटेड एरिया की बाहरी सीमाओं से लगे हुए वो क्षेत्र जो आम तौर पर आर्थिक रूप से विकासशील होने की संभावना जहाँ पर है, उन क्षेत्रों में या जिला पंचायत के उन सभी क्षेत्रों में जो जिला मुख्यालय से लगे हुए हैं, अवैध रूप से बन रही कॉलोनियों की संख्या आप गिनती नहीं कर सकते हैं कितनी बन रही है। वहाँ पर भी जिला पंचायतों में भी पूरा एक तंत्र विकसित है। हालांकि मास्टर प्लान की सीमा के बाहर जो विकास प्राधिकरण की सीमा के बाहर हैं या रेगुलेटेड एरिया की सीमा के बाहर हैं, उन सब पर रेगुलेटेड एरिया या विकास प्राधिकरण कोई प्रबंधन नहीं करता है। उस पर विकास प्राधिकरण या रेगुलेटेड एरिया की बात नहीं हो रही है। लेकिन उन बाहरी क्षेत्रों में जो विकास प्राधिकरण की सीमा के बाहर हैं या रेगुलेटेड एरिया की सीमा के बाहर हैं, वहाँ पर जिला पंचायत का अधिकार है। तो जिला पंचायत ऐसे महत्वपूर्ण या आर्थिक रूप से उभरते हुए बाहरी क्षेत्रों में वो नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रही है कि अवैध कॉलोनियां बिकती जा रही हैं। जिला पंचायत में भी ये ढर्रा चल रहा है कि वहाँ पर ना तो जेई हैं, जेई की संख्या बहुत कम है, इंजीनियर बहुत कम है, वहाँ पर क्लरिकल स्टाफ ही नक्शे पास करने की रिपोर्ट लगा रहा है। कई जिला पंचायतों में ये स्थिति है। सरकार को यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिला पंचायतों में आवश्यक संख्या में इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स उपलब्ध कराए जाएं ताकि उसका तकनीकी परीक्षण किया जा सके और अवैध निर्माणों की रोकथाम के लिए वहाँ पर एक प्रभावी तंत्र विकसित किए जाने की अभी वहाँ कमी है, अभी नहीं विकसित किया गया है। एक प्रभावी तंत्र जो तुरंत अंकुश लगा सके, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जिला पंचायतों में अभी ये स्थिति भी बनी हुई है कि वहाँ पर कोई बिल्डर एक छोटे जमीन के टुकड़े पर लेआउट पास कर लेता है। मान लीजिए उसने 2000 वर्ग मीटर जमीन पर लेआउट पास करा लिया और वही 2000 वर्ग मीटर जमीन के लेआउट पास के टुकड़े को दिखाते हुए उसके 2000 वर्ग मीटर के आसपास लगी हुई जमीन को भी वो पास बताता है और 2000 वर्ग मीटर जमीन पास होने के बाद वो उसको दिखाते दिखाते 10,000 वर्ग मीटर उसके सराउंडिंग आसपास की जमीन भी बेच देता है। तो जब उससे 4 गुनी 5 गुनी जमीन प्लॉटिंग करके बेची जा रही होती है, तब जिला पंचायत क्या करता है, पूरे प्रदेश में चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विकास प्राधिकरण हो, चाहे रेगुलेटेड एरिया हो या जो भी नियत प्राधिकारी हैं इन क्षेत्रों को गवर्न करने वाले, वो सब जानते हैं। उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं अधिकारियों की बात उतनी नहीं करूंगा, मैं सरकार को चेताने की बात कर रहा हूं कि भाई ऐसी सख्ती अधिकारियों पर करिए और ऐसी जागरूकता जनता के लिए पैदा करिए ताकि आम नागरिक ये समझ पाए कि यहाँ पर मेरा पैसा डूब सकता है, ये अवैध कॉलोनी है। आम लोगों में 90% लोग ऐसे हैं, मेरी जानकारी में, मेरे चैनल पर लोग कमेंट करते रहते हैं, बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले, उनको ये पता ही नहीं है कि नक्शा क्यों पास कराना है, ज़मीन मेरी है तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ। तो अगर सरकार विभिन्न योजनाओं के जो प्रचार प्रसार में इतना पैसा खर्च कर रही है, तो क्या इतनी बड़ी रकम डूबने वाले क्षेत्र में जहाँ अनुचित विकास और अनुचित कॉलोनी, अनुचित निर्माण होते जा रहे हैं, उन पर भी जागरूकता लाने के लिए, आम जनता को जागरूक करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए इन सभी विभागों में एक अलग सेल जो IT से संचालित है ये नहीं विकसित की जानी चाहिए। और जब तक ये प्रचार प्रसार की सेल विकसित नहीं की जाएगी
अवैध निर्माण पर लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा। अवैध कॉलोनियों के विकसित होने पर जागरूकता के माध्यम से और शक्ति के माध्यम से प्रशासन तंत्र उसके जीवन में भी खुशहाली आए, निश्चित फार्मूला तय नहीं करेगा, उसके चेहरे पर भी खुशहाली आए, पैसा डूबता ही रहेगा। और विजन 2047 का जो दृष्टि पत्र तैयार होने वाला है, मुझे लगता है कि उसमें ये बहुत बड़ी बाधा है। सरकार को उस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। परिस्थिति कुछ भी हो, किसी भी तरह आम लोगों का पैसा जागरूकता की कमी की वजह से या प्रशासन तंत्र की सख्ती की वजह से ना डूबने पाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हाँ, कोई आदमी जानबूझकर सब कुछ जानता और कहता नहीं मुझे तो अवैध रूप से ही बनाना है, मुझे यहाँ कम पैसे में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, मैं तो यही लूँगा, तो ये फिर सरकार की कमजोरी नहीं है। यहाँ पर सरकार को सख्ती से निपट के उसको ध्वस्त करना चाहिए, उस पर मेरा कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आम लोगों की जागरूकता में कमी की वजह से या जो अवैध कॉलोनी विकसित करने वाला नेक्सस है, जो जानबूझ के फ्रॉड करके झूठ बोल के लोगों को प्लॉट बेच देता है, उस पर सरकार को सख्ती अवश्य करनी चाहिए और उस पर सरकार को प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता भी लानी चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है। जो अनजान है, नहीं जानते हैं, उनके लिए ये तंत्र विकसित करने की बात हो रही है। जो जानबूझ के गलती करते हैं, अगर कोई सो रहा है तो सोते वाले को जगाया जा सकता है, लेकिन अगर सोने का बहाना करके लेटा है तो उसको नहीं जगाया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई जानबूझ के अवैध कॉलोनी में ले रहा है तो उसको सिर्फ सख्ती से ही रोका जा सकता है। जैसे ही ऐसे लोग सामने आते हैं उन पर सख्ती की जाए, लेकिन अनजान लोग जो जानकारी के अभाव में सरकार के प्रचार प्रसार के माध्यम से या किसी नेक्सस या अवैध प्लॉटिंग करने वाले आदमी के बहकावे में आकर फंस जाते हैं, उनके लिए सरकार को सख्त कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए। और मेरी सिंपैथी उन सभी लोगों से है जिनका पैसा अवैध निर्माण में डूब रहा है। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए मैं ये जागरूकता अभियान के रूप में ये वीडियो बना रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैसा बचाया जा सके। हाँ, एक प्राधिकरण ऐसा है जहाँ पर मुझे उसकी तारीफ करनी चाहिए। इस समय वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा जागरूकता अभियान के रूप में नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं। वहाँ के उपाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर प्रचार प्रसार की सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक करवा रहे हैं और अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को भी क्षेत्रीय भ्रमण के लिए भेज रहे हैं। जागरूकता करने के लिए उनको जगह जगह चौपाल लगा के और सूचना देकर जागरूक कर रहे हैं। और उधर जो जानबूझ के गलत काम करने के लिए उतावले हैं, जो ऐसे बिल्डर हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, उनको ध्वस्तीकरण भी किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का जो जागरूकता के प्रति चलाया गया अभियान है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और सभी विकास प्राधिकरणों को, रेगुलेटेड एरियाज को और जिला पंचायत के जो अपर मुख्य अधिकारी हैं, इन सबको भी इस तरह की जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। और अगर इसमें आपको कोई असुविधा आ रही है तो सरकार से उस असुविधा को दूर करने के लिए, तंत्र विकसित करने के लिए फंड्स की कमी आ रही है, उसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट करनी चाहिए और सरकार इसके लिए धन उपलब्ध कराएगी, ऐसी मेरी आशा है। लेकिन जागरूकता के अभाव में या जानबूझकर मिलीभगत से इस तरह आम लोगों का पैसा नहीं डूबना चाहिए। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा जागरूकता अभियान के लिए एक टेम्पलेट बनाया गया है, वो आपके सामने है। इसमें लिखा हुआ निर्माण कार्य से पहले मानचित्र स्वीकृत अनिवार्य है। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा जन जागरूकता संदेश ग्राम प्रधान एवं आम जनमानस से अनुरोध है कि किसी भी भवन निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। इन्होंने बहुत अच्छा ये पंपलेट बनाया है। लिखा हुआ है बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण कार्य अवैध है। मतलब अगर आपका लेआउट पास है, उसके अंदर प्लॉट है, तो प्लॉट तो ठीक है, लेकिन उस पर निर्माण भवन का नहीं कर सकते जब तक बिल्डिंग प्लान या भवन का नक्शा पास नहीं है। अवैध कॉलोनी में तब तो प्लॉट भी अवैध है और निर्माण भी उसका अवैध है। लेकिन अगर स्वीकृत लेआउट के अंदर भी है प्लॉट आपका, तो आपको नक्शा पास करा के ही भवन का निर्माण करना है। इसका आशय ये है। दूसरा पॉइंट है, अवैध निर्माण पर विधिक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें सीलिंग, ध्वस्तीकरण एवं जुर्माना शामिल है। बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 ऐसी शक्तियाँ विकास प्राधिकरण में निहित करता है कि किसी भी अवैध निर्माण या अवैध विकास कार्यों पर कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा है, अवैध प्लॉटिंग में प्लॉट खरीदना या बेचना दोनों ही अपराध है। निश्चित रूप से अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदना या बेचना दोनों अपराध हैं, लेकिन खरीदने की स्थिति तो तब आती है जब प्लॉट डेवलप हो जाते हैं। कोई खेत थोड़ी खरीदता बेचता है जो आम यूजर है। आम यूजर तो प्लॉट खरीदता है, तो प्लॉट खरीदना अपराध है, ठीक है,
एक्ट में प्रोविजन है, लेकिन खरीदने की स्टेज आने के पहले तो बेचने की स्टेज आती है, उस स्टेज पर ही सख्ती होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है खरीदने वाले का अपराध तो सेकेंडरी है, प्राइमरी तो उसका है कि आपने उसको इस स्टेज पर क्यों लाने दिया कि वो बेचने के लिए पूरी कॉलोनी डेवलप हो गई, तब उसको रोका जा रहा है। तो इस पर भी जागरूकता लानी चाहिए, और जागरूकता के बाद भी जो जानबूझ के सीना जोरी करके अगर कोई अवैध प्लॉटिंग या अवैध कॉलोनी विकसित करता है तो ऐसे तंत्र को सख्ती से सरकार को ध्वस्त या विफल करना चाहिए। अब इसमें नागरिकों के कर्तव्य भी दिखाए गए हैं कि आपका कर्तव्य क्या है। निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत लें, वैध प्लॉट में ही निवेश करें, ग्राम प्रधान एवं पंचायत स्तर पर निर्माण कार्य की जानकारी दें, प्राधिकरण से संपर्क कर नियमानुसार कार्य करें। बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो रहा, जो आम लोग हैं खरीदने जा रहे हैं कि भाई ये पास है या नहीं है, जागरूकता उनके अंदर है लेकिन बिल्डर उनको स्वीकृत लेआउट की कॉपी नहीं दे रहा है या उनको पता नहीं है, तो आप विकास प्राधिकरण के ऑफिस जाके पता कर सकते हैं कि भाई ये पास है कि नहीं, मुझे खरीदने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आप काम कर सकते हैं। वैसे मैं अभी बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए कि आपको मानचित्र पास है या नहीं है किसी बिल्डिंग का, या उसका लेआउट पास है नहीं है, इसको जानने के लिए कौन कौन से बिंदु प्राइमरी खुद देख सकते हैं। और इसी पम्पलेट में वाराणसी विकास प्राधिकरण का जो वेबसाइट है उसका एड्रेस दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इन पर भी आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि फ़ोन से बढ़िया है कि अगर आप उस कॉलोनी का डिटेल या प्लॉटिंग का डिटेल लेके जाएं और ऑफिस में जाके पता करें, तो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो आपकी मदद करेंगे और आप पता कर सकते हैं कि स्वीकृत है या नहीं। देखिए, मैं अगर इन कारणों की बात करूँ क्यों अवैध कॉलोनी विकसित हो रही हैं, तो इसमें सबसे बड़ी जो बात निकल के आती है वो ये है कि अवैध प्लॉटिंग करने वाले जो बिल्डर्स हैं या प्रमोटर्स हैं, वो असल में प्राधिकरण की इसी कमजोरी का लाभ उठाते हैं कि उन पर सख्ती नहीं हो पाती है यथा समय, और वो अपनी पूरी कॉलोनी बेचकर निकल लेते हैं। और जब सारे प्लॉट बिक जाते हैं तो जो प्लॉटर है या जो प्लॉट करने वाला कॉलोनाइजर है उसका उस पर कोई अधिकार नहीं रहता, वो अपने पैसे निकाल लेता है और पैसे निकालकर अपना किनारे हो जाता है। उसको लगता है कि 2-3 साल में जब तक पता लगेगा कॉलोनी अवैध रूप से विकसित की जा रही, बिकेगी, कोई शिकायत होगी, तब तक मैं सारे प्लॉट बेच के निकल जाऊंगा। तो इसका हल यही है कि सख्ती उसी स्टेज पर होनी चाहिए जब प्लॉटिंग शुरू होती है, वहाँ निर्माण कार्य या विकास कार्य या सड़कों की लेआउट शुरू होते हैं, उस समय जियो लोकेशन से, GIS बेस्ड मास्टर प्लान की मदद से, AI टूल से और ऐप के माध्यम से पता किया जा सकता है। और स्थलीय सर्वेक्षण के लिए जूनियर इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स मौजूद हैं, या और जो स्टाफ जिला पंचायतों में मौजूद है वो जाके उसकी रिपोर्ट कर सकता है और उस पर कार्रवाई इनिशियल स्टेज पर ही होनी चाहिए। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, अन्यथा सरकार इसमें फेल है। अनियमित शहर के विकास करने में पूरी तरह सफल हैं बिल्डर और सरकार पूरी तरह इसमें फेल है। पॉइंट नंबर 2 है कि यह जो समय इस समय चल रहा है ये पूरी तरह सख्ती का समय है। जो भी नई नियोजित होने वाली कॉलोनियाँ हैं उन पर नियोजन के नियमों का पूरी तरह, नियोजन मानकों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका लेआउट पास है नहीं है, इसके लिए सरकार को सख्त होना चाहिए। और इसको अगर रोकने का दिल से प्रयास करना चाह रही है सरकार, तो मेरा सुझाव ये है कि जब रजिस्ट्रार ऑफिस में किसी प्लॉट की रजिस्ट्री होती है या किसी खेत की रजिस्ट्री होती है, किसी मकान की रजिस्ट्री होती है, तो उस जगह ही चेक करना चाहिए। वहाँ के रजिस्ट्रार ऑफिस के अधिकारियों को ऐसा आदेश मिलना चाहिए सरकार की तरफ से कि कोई भी रजिस्ट्री बिना ये जांच किए नहीं की जाएगी कि उस पर जो कॉलोनी या प्लॉट बन रहा है उसका नक्शा पास है या नहीं पास है, वो पूरी तरह से वैध कॉलोनी है या नहीं है। और अगर इसमें पूरी तरह से सफलता पानी है तो रजिस्ट्री से पहले एक NOC विकास प्राधिकरण से, रेगुलेटेड एरिया से या जिला पंचायत के कार्यालय से जरूर ली जानी चाहिए, उसके बाद ही रजिस्ट्री होनी चाहिए। और उस NOC का नंबर उस रजिस्ट्री के ऊपर लेटर नंबर लिखना चाहिए कि विकास प्राधिकरण से, जिला पंचायत से या रेगुलेटेड एरिया से पत्र संख्या इतने दिनांक इतने इस अधिकारी के द्वारा ये NOC जारी की गई है और ये पूरी तरह वैध है, इस पर बिल्डिंग का नक्शा पास हो जाएगा, ध्वस्त नहीं किया जाएगा, इसलिए ये रजिस्ट्री की जा रही। इतना उल्लेख होने के बाद ही रजिस्ट्री की जानी चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। और सरकार जब तक ये नहीं करेगी, मेरा व्यक्तिगत विश्वास भी है, तब तक अवैध कॉलोनी के विकास और निर्माण पर और बिक्री पर रोक लगाना सरकार के लिए संभव नहीं है। क्योंकि मैंने भी पूरी नौकरी सरकार के साथ ही की है, मुझे पता है कि इस तंत्र में जब तक रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगेगी तब तक अवैध कॉलोनियाँ और अवैध निर्माणों के विकास और निर्माण पर पूरी तरह रोक लगना संभव नहीं है। हाँ, विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत, रेगुलेटेड एरिया इस पर सख्ती कर सकते हैं इनिशियल स्टेज पर, लेकिन अगर
खरीदने वाले को ये पता होगा कि हम एनओसी नहीं लाएंगे तो मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी, तो विकास प्राधिकरण को उतनी सख्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कोई ऑफर मिलेगा उसको ये प्लॉट खरीद लो, सीधे जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस और कहेगा ये मेरे कागज हैं, इस पर रजिस्ट्री हो जाएगी या नहीं हो जाएगी आप बताइए। तो वो कहेगा पहले एनओसी लेके आओ। जैसे उसको एनओसी लेने की बात करी जाएगी वो विकास प्राधिकरण आएगा और विकास प्राधिकरण से उसको एनओसी नहीं मिलेगी तो वो समझ लेगा कि भाई यहाँ पर अवैध कॉलोनी है, यहाँ पर मेरी रजिस्ट्री नहीं होगी, तो वो खरीदेगा ही नहीं। और जब खरीदेगा नहीं तो बनाने वाले जो बिल्डर्स हैं या प्रमोटर्स हैं या कॉलोनी काटने वाले लोग हैं उनको पता लग जाएगा कि भाई अब मेरा माल या मेरी कॉलोनी मेरे प्लॉट बिकने वाले नहीं हैं, तो वो हतोत्साहित होंगे और धीरे धीरे ये क्रिया रोकी जा सकती है। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं बताऊंगा अंत में कि आप स्वयं कैसे जान सकते हैं इनिशियल लेवल पर, प्राइमरी स्टेज पर, कि इस कॉलोनी का लेआउट पास है या नहीं पास है। दोस्तों इसका बहुत आसान तरीका है कि आप जो विक्रेता बिल्डर है जो प्लॉट बेच रहा है उससे कहिए कि भाई आपने कोई नक्शा इसका पास कराया है, लेआउट पास कराया है, तो नक्शे की एक कॉपी दीजिए, मैं उसको वेरीफाई करूंगा। वो कहता कि नक्शा नहीं है, पास नहीं है, मैं दूंगा नहीं, या मेरे पास अभी नहीं है, आप एडवांस दे दो, इस झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। अगर वो घुमा रहा है तो इसका मतलब उसका लेआउट पास नहीं है, क्योंकि विकास प्राधिकरण द्वारा नक्शे की एक कॉपी, एक लेटर, स्वीकृत पत्र जिसको कहते हैं, वो इसीलिए दिया जाता है कि आप जो खरीदने आए उसको आप दिखाएं और इसको आश्वस्त करें कि इसका लेआउट पास है। तो अगर आपको वो स्वीकृत लेआउट की कॉपी या स्वीकृत पत्र नहीं दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो लेआउट स्वीकृत कॉलोनी नहीं है, अवैध कॉलोनी है। दूसरा, जब आपको स्वीकृत लेआउट पत्र और स्वीकृत लेआउट की कॉपी मिल जाए फिर आप उससे कहिए कि मुझे रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखाइए, क्योंकि कोई भी लेआउट जिसको स्वीकृत किया गया विकास प्राधिकरण द्वारा, रेगुलेटेड एरिया द्वारा, और उसके लिए स्वीकृत पत्र जारी किया गया है, वो रेरा में रजिस्ट्रेशन कराए बिना उसमें एक भी प्लॉट बेचने की अनुमति नहीं होती है। तो रेरा का रजिस्ट्रेशन लेटर भी आपको लेना है तभी खरीदना है। दूसरी बात, जब आपके पास रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर का मेरा मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी का, बिल्डर का रजिस्ट्रेशन नंबर हो या ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, नहीं, रेरा का पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की स्वीकृत का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है, जिसमें पीआर से उसका नंबर शुरू होता है प्रोजेक्ट के नाम से। तो प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखना है, बिल्डर का, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर या ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देखना है। जब आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है तो आप रेरा की वेबसाइट पर जाकर उस रजिस्ट्रेशन नंबर को इनपुट फील्ड में डालेंगे तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पूरा नक्शा खुल जाएगा, पूरी उसकी कंडीशंस खुल जाएंगी और आप जान पाएंगे कि लेआउट स्वीकृत है, और आप तभी उस स्वीकृत लेआउट में विश्वास करें और तभी आपको प्लॉट खरीदना चाहिए। सामान्य ज्ञान के लिए मैं आपको बता दूं कि अब इस समय कोई भी लेआउट बाहरी क्षेत्रों में 9 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर स्वीकृत नहीं किया जाता है। अगर उस कॉलोनी में आप देखने से आपको लग रहा है कि सड़कों की चौड़ाई 9 मीटर या 30 फुट से कम है तो आप प्राइमरीली जान सकते हैं कि इसका लेआउट पास नहीं है। मिनिमम नोड की चौड़ाई 9 मीटर होनी आवश्यक है और वांछित ग्रीन एरिया, सुविधाओं के लिए प्लॉट्स, ये सब भी छोड़े जाने होते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई आप हमें लेआउट दिखाइए, उसमें सड़क कितनी चौड़ी दिखाई गई है जो स्वीकृत आपने कराया है और मौके पर कितनी है, ये भी आपको देखना है कि नक्शे पे मान लीजिए ज़्यादा सड़क की चौड़ाई स्वीकृत हुई है और स्थल पर उसने कम कर दी है, मतलब सेलेबल एरिया बढ़ा दिया, कम चौड़ी सड़कें दिखाई हैं, तब भी वो अवैध कॉलोनी है क्योंकि स्वीकृत मानचित्र के मानकों का पालन नहीं किया गया है। जैसा लेआउट स्वीकृत किया गया है, जितने क्षेत्रफल जमीन पर स्वीकृत किया गया है उतने क्षेत्रफल पर ही और उसी तरह का लेआउट होना चाहिए मौके पर भी जैसा स्वीकृत है, तभी वो अवैध कॉलोनी नहीं मानी जाएगी और तभी वो वैध कॉलोनी मानी जाएगी और तभी आपका उस प्लॉट पर जो उस लीगल या स्वीकृत कॉलोनी के अंदर स्थित है तभी उस प्लॉट पर आपके बिल्डिंग का नक्शा पास होगा और तभी आप चैन से रह पाएंगे। तब आपके इस तरह के प्लॉट पर और उस पर किए गए नक्शा पास करा के किए गए निर्माण पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि बिल्डिंग प्लान जब पास होगा तो बिल्डिंग प्लान जैसा पास किया गया वैसा ही निर्माण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उससे अधिक सेटबैक घेर रखे हैं, निर्माण कवरेज बढ़ा ली है या रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल उपयोग करने लगे हैं या जो स्वीकृत भू उपयोग है उसके विरुद्ध या उसके विपरीत आपने प्रयोग करना शुरू कर दिया है तो आपका निर्माण भी अवैध माना जाएगा और उसको ध्वस्त किया जा सकता है या उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन चलते चलते मैं आपसे अनुरोध जरूर करूंगा कि आप अपनी जागरूकता बढ़ाइए। किसी अवैध कॉलोनी में
कोई प्लॉट मत खरीदिए, कोई अवैध निर्मित भवन मत खरीदिए जिसका नक्शा पास ना हो या जिस कॉलोनी का लेआउट पास ना हो, वहाँ कोई प्लॉट मत खरीदिए और अपने मेहनत की कमाई के पैसों को सुरक्षित रखिए और ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए, ऐसी जगह प्लॉट मकान खरीदिए जिसका लेआउट पास हो। तो कैसे आप चेक करेंगे, इसके बारे में डिटेल से मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आशा है आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।